लिपियों में लिखा था? 4। सबसे पहले लिपि को सर्वाधिक किसमें है? ब्राह्मी। दूसरा खरो अरमाइट, और चौथा ग्रीक लिपि में। इन चारों लिपियों में अशोक के क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में अशोक को अपने अभिलेख मिले। अशोक का जो अभिलेख है वो कई तरह से है। शिलालेख भी है, यानी पत्थर पे लिखा हुआ है। स्तंभ लेख यानी पिलर पे भी लिखा हुआ है। गुफा लेख यानी गुफा में भी लिखा, दीवार पे लिख देंगे तो भित्ति लेख कहलाता है। तो अशोक के अभिलेख कई जगहों पे इसके पाए गए। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर थे वो चुनार से लाए जाते थे। कहां से लाए जाते थे? चुनार। ये आपके मटेरियल में लिखा होगा, लास्ट में लिखा होगा यहाँ पर कि अशोक के अभिलेख लिखने के लिए कहां से आते हैं? चुनार से आते हैं। फैनथेलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? खोजा था, लेकिन उससे पढ़ नहीं पाया था। पढ़ने के लिए सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप फैनथेलर ने क्या किया था? खोजा था। अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? खोजा था। तो बताइए इसको पत्थर कहाँ मिलते थे अभिलेख के लिए? उत्तर प्रदेश के चुनार से। फैनथेलर कौन थे? फैनथेलर सबसे पहले खोजे थे, और पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनके अभिलेखों को क्या किया था? पढ़ा। इसके अभिलेख जो थे पूरे भारत में अन्यत्र बिखरे हुए थे। कोई अफगानिस्तान में मिला, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई रावलपिंडी, कोई कश्मीर, कोई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पूरे रैंडम बिखरा हुआ था और किसी को पता ही नहीं था कि है कहाँ। आज ना आपको सुव्यवस्थित ढंग से हिस्ट्री मिलता है तो उठा के पढ़ लेते हैं, लेकिन उस समय जब नए खोज करता थे इनको कुछ भी नहीं पता था। चुनार कहाँ पर है? मिर्जापुर के पास यूपी में है, आपका यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है चुनार। तो इसे ढूंढना काफी मुश्किल था। दूसरा कि अशोक ने अपने अभिलेख में कभी भी अपना नाम अशोक नहीं लिखा है, बल्कि उसके जगह उसने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी क्या नाम रखा है? देव नाम प्रियदर्शी शब्द का उसने क्या किया है? प्रयोग किया है। हालांकि कुछ जगहों पर इसने अपना नाम लिखा है, जैसे गुर्जरा और मास्की। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक। गुर्जरा और मास्की में इसने अपने नाम के आगे अशोक का प्रयोग किया है। क्या किया? अशोक। बाकी सारे अभिलेख में क्या लिखा है? देव नाम प्रिय। जैसे आप देखेंगे ना, साइन किया जाता है, कोई लेटर वगैरह निकलता है ना, लास्ट में साइन कर देता है किसका लेटर है यहाँ पे। तीसरा जो पूरा अभिलेख नीचे लिख देता था देव नाम प्रियदर्शी। खोज करने के बाद इतिहासकार पगला जाता था सब, इतना बढ़िया नाम कौन लिखा है? देव नाम प्रियदर्शी, कोनो रजवे का नाम नहीं है ये तो ऐसे ही गुर्जरा और मास्की में क्या किया है? उसने ब्रैकेट में लिख दिया अशोक। तब इतिहासकारों का थोड़ा सा दिमाग खटका कि ये जो हो ना हो, ये देव नाम प्रियदर्शी कौन है? अशोक। लेकिन अशोक कह देने से आप ये कैसे समझ जाएंगे कि सम्राट अशोक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही लोग में कई आदमी का नाम अशोक है। अशोक का मतलब होता है जिसे दुखी ना हो, कोई दुख ना हो। अशोक, कोई दुख न हो, कोई शोक न हो। जबकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा, सबको कोई ना कोई दुख है, और इस दुख का कारण इच्छा। और यही बात हकीकत भी है, सबके दुख का कारण क्या है? इच्छा। ऐसा इच्छा पाल के रखा है सब, जो कभी पूरा ही नहीं होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इच्छा असंभव इच्छा पाल के रखा है, तो कभी उसका दुख दूर होगा नहीं। नॉर्मल इच्छा पाल के रखना चाहिए। लड़की सबको भी ये सब कभी इच्छा अजब टाइप का रहता है। पढ़िएगा लिखिएगा तब ना वो इच्छा पूरा होगा। सबसे जरूरी है अभी के समय मोक्ष पाना है तो आप सक्सेस हो जाइए, बस यही। कोई जहां कहीं जितना जल्दी सेटल होना है उतना जल्दी सेटल हुई है, वरना जितना लेट करिएगा आपको मोक्ष प्राप्ति में उतनी ही बाधा आएगी। तो गुर्जरा और मास्की में क्या शब्द प्रयोग? हालांकि एक जगह और है, नेटूर तथा उदय गोलान, ये आंध्र प्रदेश में। नेटूर तथा उदय गोलान, इसमें भी क्या नाम प्रयोग किया है? अशोक। इसमें भी अशोक नाम प्रयोग किया है। ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। गुर्जरा मध्य, मास्की कर्नाटक।
अब यहाँ पे राजस्थान में एक अभिलेख है जिसका नाम है भबरू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भबरू। भबरू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान। भबरू अभिलेख राजस्थान। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा है। बौद्ध धर्म के किसकी है? त्रिरत्न की। और इसी अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध सम्राट कहा है। मगध सम्राट, मगध सम्राट अशोक। अब तो कंफर्म हो गया कि भैया ये वही वाला अशोक है। तो डायरेक्ट जानकारी नहीं मिला, रैंडम इधर उधर से मिलते गया। कुछ कर्नाटक में मिला, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में जाके कंफर्म हो गया कि जितना ही छोटा मोटा अभिलेख मिल रहा है सब किसका मिल रहा है? अशोक का। तो बताइए मगध सम्राट खुद को किसमें बोला है? किस अभिलेख में? भबरू। त्रिरत्न की चर्चा भबरू। गुर्जरा और मास्की में, नेटूर तथा उदयगोलान में अशोक। नेटूर और उदयगोलान में अशोक शब्द प्रयोग किया गया। बाकी सारे जगहों पे देव नाम प्रियतम, देव नाम प्रियतम। अशोक के बहुत बड़े बड़े भी अभिलेख मिले हैं, बहुत छोटे छोटे भी अभिलेख मिले हैं। बड़े अभिलेख भी हैं और छोटे अभिलेख भी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। भारत के अखंड भारत यानी अब पाकिस्तान अफगानिस्तान भी अखंड भारत में शामिल होगा। अखंड भारत में अलग अलग जगहों पर अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं जो बहुत ही फेमस है, जिसे 14 शिलालेख या चतुर्दश शिलालेख के नाम से जानते हैं। वो एक जगह से नहीं मिला है। कितने जगह से मिला है? 14 जगह। और आज 14 जगह मत सोच, अब पता चला मान के चलिए बिहार इतना छोटा है, वहीं पे आपको पत्थर रख दिया जाए 14 को अलग अलग जगह पे। अब बिहार के अलग अलग जगह पे 14 जगह पत्थर रख देंगे, आपको खोजने में हालत खराब हो जाएगा कहाँ रखे हैं उस पत्थर को। लेकिन पूरे वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे रखता था जहाँ संदेश को पढ़ा जा सके। इसने कुल कितने शिलालेख बनवाए? 14। यही सबसे फेमस थे। हालांकि इसने तो 84,000 से ज्यादा स्तूप बनवाए, जिसमें सबसे फेमस कहाँ का स्तूप? सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। बिहार का सबसे फेमस स्तूप शांति स्तूप राजगीर। बिहार का सबसे फेमस शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ है? शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। शांति स्तूप, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में स्थित है। आगे बढ़ जाए ना। तो अशोक के चतुर्दश शिलालेख यानी 14 शिलालेख किसी एक जगह पे मिले हैं, अलग अलग जगह से मिला है। पाकिस्तान में होगा तो खरोष्टी लिपि में होगा, भारत में होगा तो ब्राह्मी लिपि में। ज्यादा कहाँ मिला है? भारत में ही मिला है। कहाँ मिला है? भारत में। तो 14 शिलालेख के बारे में देखते हैं हम लोग। एक ही जगह से मिला है, तो 14 शिलालेख अलग अलग जगहों से मिले गए। लेकिन उन शिलालेख में किस चीज की चर्चा है ये मायने रखते हैं। पहला शिलालेख जो है ये पाकिस्तान के पास से मिला। तो जगह को नहीं देखते हैं, उसके संदेश को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जगह आपको जो पूछना था गुर्जरा मास्की यही सब पूछता है। प्रथम शिलालेख में इसने अहिंसा की चर्चा किया है। किसका चर्चा है? अहिंसा और पशु हत्या पर प्रतिबंध। पशु हत्या पर प्रतिबंध, पशुओं की जो हत्या हो जाती थी, पशु हत्या इत्यादि पे क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाने की बात का क्या किया है? प्रतिबंध लगाना। अहिंसा और पशु हत्या पर रोक लगाने की किस अभिलेख, किसमें? पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में इसने पशु चिकित्सा की बात किया है। पशु की भी क्या होनी चाहिए? चिकित्सा होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर को हम लोग वर्तमान समय में वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। पटना एयरपोर्ट के पास एक कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज। वो बड़ा सा कॉलेज है, वहाँ पे इस तरह का रिसर्च भी होता है कौन से जानवर को कौन सी बीमारी होती है। आप देखेंगे आपके यहाँ गाय वगैरह जो होते हैं या बकरी, अमूमन तो आदमी गाय और बकरी ही पालता है। जानवर में भैंस, गाय, बकरी यही भारत में मुख्य रूप से पाला जाता है। और अगर राजस्थान के सेक्टर में जाएंगे तो ऊंट वगैरह भी पाया जाता है। तो अलग अलग बीमारी होती है, अलग जानवर में बेचारे मर जाते हैं। देखिए पटना में देखिएगा गाय प्लास्टिक खा के मरेगी, समझ में आएगी ना। पटना में एक गाय को मरना रहेगा 3 दिन में मरेगी बेचारी। देखिएगा सड़क के किनारे बैठ के तड़पते रहेगी। उसको पालने वाला उसको खाना नहीं देता है, छोड़ देता है। अब उसको जब भूख लगेगा तो उसका हाथ थोड़े है जो प्लास्टिक खोल सके। अब कोई अपना घर का जूठा बचा है, किसी ने प्लास्टिक में बांध के फेंक दिया, वो बेचारी जानवर है, उसको भूख लगा है, क्या कहेगी? वहां पे खुला है तो ठीक है, नहीं तो प्लास्टिक सहित खा जाती है। अब वो उसको मरना होता है। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? वेटनरी डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? वेटनरी। हालांकि भारत सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जो जिस प्लास्टिक में हम लोग पैक करके देता है उसको क्या कर दिया गया? बैन कर। हालांकि बैन करने से काफी हद तक फायदा है। खुलेआम तो अब नहीं बिकेगा, चोरी छुपे ही बेचता है सब। सिंगल यूज प्लास्टिक रहना भी नहीं चाहिए, बहुत नुकसान करता है पर्यावरण के लिए। तो पशु चिकित्सा की चर्चा किसमें है? दूसरा। ऐसे डॉक्टर को वर्तमान में क्या कहते हैं? वेटनरी। इसमें दक्षिण भारत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? दक्षिण भारत। किसकी चर्चा है? दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत में उस समय कई राज थे, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, चेर। तो चेर, पांड और केरल पुत्र, इस सब की चर्चा है, लेकिन उसने चोल का प्रयोग नहीं किया था। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख इस साइड में चेर यानी केरल पुत्र, इस साइड में पांड, सतीय पुत्र, इस साइड में जो था चोल। तो ये चोल की चर्चा नहीं है। तो दक्षिण भारत में जब अशोक ने चर्चा किया तो इसमें दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत की किस राज्य की चर्चा नहीं है? सतीय पुत्र है कि नहीं है? पांड है कि नहीं है? वही पांड हो गया आपका। केरल पुत्र है, केरल पुत्र भी है, जिसे चेर कहेंगे। क्या कहेंगे? चेर। तो बताइए, चेर की चर्चा है, पांड की चर्चा है। पांड नीचे थे, पांड वंश की राजधानी मदुरई थी। तो पांड की चर्चा है, चेर की है, क्या चोल की है? चोल की चर्चा नहीं है। तो दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा 2, किसमें किसकी चर्चा नहीं है? इसमें चोल की चर्चा नहीं है। तीसरे शिलालेख में इसने 3 अधिकारियों की चर्चा किया है, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, युक्तक और प्रदेशक, राजुक, युक्तक और प्रदेशक, ये 3 उसके प्रमुख अधिकारी थे। किसके? अशोक के। चोल की चर्चा नहीं है। उस समय कोई भी किसी चीज की चर्चा कीजिएगा ना तो उस समय वो हाईलाइटेड रहना चाहिए। तो अशोक के समय में हाईलाइटेड उतना नहीं था। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक जो था वो वर्तमान डीएम की तरह काम करता था। अशोक के समय सबसे प्रमुख अधिकारी राजुक था। कलिंग अभियान जब अशोक ने किया था तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और कलिंग में ही उसने एक अभिलेख लिखवाया था जो इस 14 शिलालेख से अलग है। उसे हम लोग कलिंग अभिलेख कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने लिखा है कि जिस तरह से माँ, अब मतलब उसने कहा संसार के सभी मानव मेरे पुत्र के समान है, मैं उनकी सेवा एक माँ की तरह करता हूँ। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक धाय माँ को देकर स्वतंत्र हो जाती है। धाय माँ मतलब एक पालने वाली, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जमाने में देखिएगा ना, पालने वाली माँ होती थी। अशोक की जो माँ थी, महामानघा ने उसे पाला था। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक दाई हुआ करती थी। क्या होती थी? दाई। तो जो इसका एक ही काम रहता था कि बच्चे को पाले वहां पर। तो अशोक ने कलिंग अभिलेख में लिखा है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को एक योग्य धाय माँ को देकर स्वतंत्र हो जाती है, उसी तरह मैं अपनी जनता को राजुक नामक अधिकारी को देकर स्वतंत्र हुआ। तो इस तरह सोच सकते हैं कि यह राजुक उस समय कितना महत्वपूर्ण पद रहता था। इसने राजुक को यह अधिकार दिया था कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसे पुरस्कृत करो और जो व्यक्ति गलत काम करे उसे क्या करो? दंड दो। तो उस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? राजुक होता था। राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा किसमें? तो तीसरा अभिलेख, तीसरी चर्चा, 3 गो अधिकारी की चर्चा। चौथा में भैरी घोष। कौन सा है? भैरी घोष। भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध। भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष। कौन सा? धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब होता है मानवता का धर्म। कौन सा धर्म? मानवता का धर्म। तो मानवता का धर्म, धम्म मतलब यहाँ धर्म से नहीं है, धम्म का मतलब है यहाँ इंसानियत से। अशोक का जो धम्म नीति था या जी अशोक का जो धर्म था वह स्वनियंत्रण पर आधारित था, खुद को कंट्रोल करने पर आधारित था। स्वनियंत्रण कीजिए, दूसरे में कमी ढूंढने से अच्छा है पहले खुद में कमी ढूंढना चाहिए। ये उसका स्वनियंत्रण था। उसने, अशोक ने कहा था कि व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भिक्षुक, गरीब, ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण का धन भिक्षा ही कहा जाता है, तो ब्राह्मण, गरीब या भिक्षुकों के प्रति क्या रहना चाहिए? आदर रखना चाहिए। और जो श्रमिक है, कर्मचारी है, यह है, इनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। कभी ये गलती भी कर दे तो क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये स्व नियंत्रण पर आधारित था। किसका धम्म? अशोक का। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़े। भैरी घोष के स्थान पर क्या आ गया? भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 5वां नंबर जो है आपका धम्म महामात्र है। कौन है? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र यह एक ऐसा अधिकारी था जो इस बात पर नियंत्रण देखता था कि लोग धम्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं कि नहीं। क्या इसका धम्म नीति बौद्ध धर्म पर आधारित था? बौद्ध धर्म से ये प्रेरित था लेकिन स्वनियंत्रण पर आधारित था। इसने मानवता को ज्यादा
वैल्यू दिया, ना कि अपने धार्मिक क्रियाकलापों को इसने क्या किया था, ज्यादा वैल्यू दिया था। तो धम्म महामात्र का काम क्या था? लोग धम्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, स्वनियंत्रण पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्वनियंत्रण ही किसी को भी क्या रहता है, ज्यादा मायने रखता है, स्वनियंत्रण। अब सबको एक दूसरे का स्वनियंत्रण समझना चाहिए। जैसे देखिए, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को खुद दूर करता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों अपने प्रॉब्लम को अपने से दूर करते हैं, बट दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भागेगा यहाँ पे, और चुपचाप वो अकेले रहना चाहेगा, उस समय वो डिस्टर्बेंस खोजता ही नहीं है। यहाँ पे लड़की लोग इसको ध्यान दो, फ्यूचर में काम आएगा। हंसने की क्या बात है, अजीब बेवकूफ हो तुम लोग, इसमें हंसने की क्या बात है, समझ में आएगी नहीं? तो अगर मान के चलिए आपके भी पिताजी होंगे, अगर उनको टेंशन होगा तो एकदम साइड में रहना चाहेंगे, वहां पे टेंशन एकदम, अखबार लेके झूठानो बैठ जाएंगे, अखबार सामने रहेगा पढ़ेंगे नहीं, वो टेंशन में रहेंगे वहां पे, और उसी बीच मम्मी जाके डिस्टर्ब करेंगे, चाय पीजिएगा, काम में सब्जी खरीद लाइए ना, और सुना देंगे 4 को, शांत हो जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर या जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है उसके क्या टेंडेंसी होता है, तो डेली लड़ाई होगा आपका, ये फिक्स है, लिख के रख लीजिए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, आप लड़का लोग हैं, आप लोग को जिस दिन ज्यादा टेंशन रहता है, अकेले पसंद करते हैं कि नहीं? उसी समय कोई पूछेगा चल सेट मारने सुना देंगे कि नहीं सुना देंगे? तो ये होती है ह्यूमन टेंडेंसी। तो पता रहना चाहिए सब चीज को, समझ में आ गई नहीं? लड़की सबका पता है, टेंशन में रहती है तो तुम लोग के भी काम आएगा। तो लड़की लोग को समझ में आ गया ना, जब ज्यादा टेंशन हो तो आराम से छोड़ देना चाहिए उसको, अपने से शांत हो जाएगा, अपना रास्ता वो खुद निकालेगा। ऐसा नहीं कि लड़की को भी समस्या होगा तो ये दूसरे से हेल्प मांगेगी, ये भी अपना समस्या खुद निकालेगी, बस इनकी टेंडेंसी अलग होती है। लड़कियों को जब ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, तो सोचेंगी सब किसी से बतियाए, अपना बतिया 10 को कह दे किसी को, उनको ना सॉल्यूशन चाहिए ना सलाह चाहिए, याद रखना, उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर लड़की बहुत टेंशन में ना, तो 4 को सुनाएगी, सब हमरे पे सुना देता है, लोग फंसेगा तो हमरे 4 को सुना देगा, हम ही खाली बैठा लेना, चाचा भी हमरे को बोलेंगे, बोलनिया हमरे बोलेंगे। उसका ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको समझना बाबू अच्छे से, ये उसकी टेंडेंसी है। वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रही है, अपना सॉल्यूशन खुद कर लेगी वो, और ना ही वो आपसे सलाह मांगने आ रही है, और उसको उस टाइम पे सॉल्यूशन थोड़ा भी पसंद नहीं है, और ना ही सलाह देना पसंद है। उसको बस चाहिए कि अगर कोई गुस्सा में अगर बोल रही है, कोई सुन ले, तो उसको लगता है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है। तो अगर फ्यूचर में आप लोगों को अगर कोई सुना रही है, तो समझिएगा बहुत टेंशन में बेचैन, उस टाइम चुपचाप सुन लीजिएगा, और उसको हिम्मत, तुम तो अपने से सॉल्व कर ही लेती हो, थोड़ा जैसे सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया है? लड़की लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं, अब ये सब चीज समझना करो। अब हम कौन चीज बताएं आपको, हमारा खुद का जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, आप लोग को ये सिलेबस हम क्या बताएं आप पे। लेकिन लड़ाई झगड़ा के सबसे बड़ा कारण होता है कि इनमें सब, जिसके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब की जरूरत नौकरी के पहले रहती है, इसके बाद इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बट एक जिसके साथ जिंदगी बिताना, उसका कोई सिलेबस नहीं। ये बहुत अजीब सा चीज है, जिस वजह से भारत में देखिएगा बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। अभी बताओ कोई लड़का बहुत टेंशन में है, उसको जाके टॉर्चर करिएगा, पकौड़ी बना दे अरे वो बेचारा टेंशन में, उसको अकेले छोड़ दो, 1-1.5 घंटा में अपने से शांत हो जाएगा। लड़की भी है गुस्सियाई, वो आधा घंटा आपको टॉर्चर करबे करेगी, 1 घंटा पुरान बात उपाट के आपको बताएगी। हाँ नैहर गए थे 2 दिन में बुला लिए थे यहाँ खटने के लिए ना, तो इस चीज को आप समझिए, तुम लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएगा कि आपको जो LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, और हमारे यहाँ नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद आपको काम आएगा ये सब चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लड़का लोग बताओ लड़का लोग बताओ, अगर आपका शादी ब्याह होगा, अगर वाइफ आपको गुस्सा के बोल रही है, इसका मतलब वो लड़ना नहीं चाह रही है, वो क्या है, टेंशन में है बहुत ज्यादा, और उसके एक्सप्रेशन का तरीका है, उस समय आप सोल्यूशन दीजिएगा उसको, तो इनको पसंद नहीं उसको सोल्यूशन मन में नहीं करेगी आपका बतिया, उसको जो करना रहेगा खुदे करेगी। सोल्यूशन दीजिएगा तो उसको लगेगा उसके क्षेत्राधिकार में आप हनन कर रहे हैं समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए झगड़ा हो जाएगा। लड़की सबको नहीं, झूठ बोल रहे हैं जी, हमको कैसे पता, अजब हाल है। देखो एक बात बताओ, चांद पे ऑक्सीजन है, आपको कैसे पता? क्योंकि आप समझदार हैं,
और अगर बकलोल रहती तो चांद पे चल जाती। बाद में ऑक्सीजन नहीं है। समझ में गया? तो समझदार इंसान कहीं भी जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी। और इसमें गलत क्या है बाबू? ये ऐसा थोड़ी है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि लड़की का मतलब केवल वाइफ, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। आपकी टेंडेंसी में मानसिकता से बाहर निकली। जबकि महिला की बात आती है आप सीधे वाइफ पे जाए। आपका बहन से झगड़ा नहीं होता है? बहुत होता रहता है। और हमारी बड़की बहनियां पगली होकर लोग उसकी मेंटेलिटी नहीं समझते हैं। यूट्यूब पे आके चिल्लाते रहती हो। तो ये सारी चीजों को समन्वय की बहुत जरूरत है और ये बहुत दूर होते जा रहा है। समन्वय क्या होता है? बहुत दूर होता है। सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता है, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चलिए किसी टेंशन है, अभी आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है, कितना टेंशन ही होता है जॉब से रिलेटेड या थोड़ा बहुत। जब इस लाइफ को छोड़कर जब आप सेटल होंगे, असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम। तो वो लड़का बताना ही नहीं चाहता, ये मेल की खराबी है। वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। अब महिला का सबसे बड़ा समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहती है। वो सॉल्व खुद ही करेगी। ऐसा नहीं है कि लड़का का प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा, लड़की वो खुद करेगी। लेकिन जब तक वो 40 को ना शेयर करेगी ना, उसको लगभग नहीं करेगा कि हम ठीक है। 40 नहीं मतलब एक समस्या, देखो बकलिया संख्या गिन रही है, लोले है पूरा। नहीं सर, 40 को थोड़े ना, मैंने 10 को शेयर करती होगी। अभी 10 आदमी को जान रही हो, 40 को जानेगा तो आदमी 40 को शेयर करेगा। शेयर किससे? सड़क पे चलते थोड़ी ना किसी ऑटो वाले को रोकवा के, सुनो ना हमको ऐसा समस्या है। किसको आदमी शेयर करता है? जिससे वो कह सकता है। तो जब भी कभी आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी माता कभी कोई चीज को शेयर कर रही है प्रॉब्लम को, तो आप उसमें उसकी प्रॉब्लम को और सुनिए और उन प्रॉब्लम्स को याद दिलाइए जिसको उसने सॉल्व किया है, और उसका हिम्मत बढ़ा दीजिए। उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए और उसको आपका सलाह नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसको बस याद दिलाया जाए कि वो सॉल्व कर सकती है। समझ में आ गया? लड़का को चाहिए छोड़ दो, टेंशन वो अपने निपट जाएगा। वहां पे 2-3 घंटा टेंशन में जाएगा आप और दिमाग उमाग लगा के सॉल्व कर देगा, काम खत्म। यही मार होता है। लोग कहते हैं ना कि महिला सब खाली दिमाग चाटते रहते, दिमाग नहीं चाहिए। वो टेंशन में ओकरे बैठ के खखोरी, देखिए तो ये कपड़वा कैसा लग रहा है, अरे ओकर दिमाग खराब होकर शांति से छोड़ दो। तो ये सारी चीजों को समझना। सर इसे अशोक बताया था। तुम लोग किसी काम लायक नहीं है, गधा कहीं का। चलो समझो यहाँ पे ये सर हम इसको नोट करके लिख लिया। हाँ नोट करके लिख लो, लड़का लड़की सबको, आपको कभी झगड़ा होना नहीं होगा। हमारी लाइफ में बहुत कम ही झगड़ा हुआ है किसी से। हमको याद है हमारा एक बार झगड़ा हुआ था, एक तो 2006 में और एक तो 2013 में। उसके बाद कभी किसी झगड़ा नहीं हुआ और लोग से लाइफ में आज तक कभी ना बोलते हैं। अरे साथ में जिनके साथ में रहने पढ़ने वाले, जो साथे पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, ज्यादातर झगड़ा उन्हीं से रहता है, बैचमेट से ज्यादा हो जाता है किसी किसी चीज को लेकर। हमारा सिद्धांत है झगड़ा हो गया तो ये जन्म में तो फिर भूलिए जाइए, अगले जन्म में अगर याद रहा तो अगले जन्म में ना बतियाएंगे। लाइफ में हमको ये सब चीज बड़ी, ये थोड़ा थोड़ा टेम्पोररी वाला चीज नहीं देखते। किसी इंसान की मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझता है तो खूब अच्छे से, हाँ भाई तुम तो एकदम बढ़िया हो, धीरे से किनारे हो जाते। नहीं आगे बढ़े। कौन ची कह रहा है बकलल भाई? तुम्हारा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा केहू से न जमेगा, कम से कम ये भी तो होना चाहिए। आगे बढ़े। मेरा पैर टूट गया, आओ इलाज करें, आओ। प्लास्टर बांधते हैं, जिप्सम खरीद के लाते हैं, उसको घोर के पीओपी बना के साट देते हैं। बताओ एगो को ऑपरेशन करना था पथरी का, तो पूछ रहा था ऑपरेशन करते हैं? कल पूछ रहा था, आओ ना इसमें क्या दिक्कत है, कर देते हैं तुमको। हमारा लॉस जा रहा है। 6वें नंबर पे क्या चीज है भाई? देखिए इसमें कहा गया है, पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया? समाज कल्याण के लिए अशोक के जो अधिकारी हैं वो किससे मिल सकते हैं? अशोक से मिल सकते हैं। मटेरियल में नहीं लिखा है जी, क्या लिखा है?
समाज कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए, जन कल्याण के लिए, कल्याण के लिए उसके अधिकारी किससे मिल सकते हैं? समाज कल्याण के लिए उसके अधिकारी जब चाहे किससे मिल सकते हैं? अशोक। सेम इसी चीज को कॉपी कर लिया जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय का जंजीर टंगवा दिया और कहा किसी को दिक्कत है तो टनटनाइए, हम आ जाएंगे, आपके लिए न्याय कर देंगे। तो हिस्ट्री से आप सीखिए, सब कॉपी पेस्ट है। इसका राजा का वो कॉपी किया, उसका ये कॉपी किया। तो कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी जब चाहे उसे मिल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पर क्या है? अरे भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। सुतल था लोल कहीं का, अभी ना बता रहे हैं भैरी घोष के स्थान पर। इस सब का पढ़ते पढ़ते ना ध्यान कहीं और चल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पर तुम लोग को कब मोक्ष ना मिलने वाला है, तुमको मोक्ष के एक को बाधा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस लाल पीला हरा, हरा 3 गो हो गया, एक के चीज हुआ ना, लाल पीला हरा। 6 याद हुआ कि नहीं हो गया? 6 याद हो गया? सर पहले जहांगीर आया कि पहले अशोक? अरे गधा, अभी अशोक ना पढ़ रहा है, इसी का ना कॉपी करेगा जहांगीर। मतलब बता रहे हैं ना आपको, पूरे गांव का जो सबसे छांटल होगा ना, जिसका कोई चांस नहीं है, रांची हॉस्पिटल भी वापस कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं। तू आता है खान सर के पास, एकदम छांटल, खान बाबा मोक्ष मिल तो मोक्ष मिलने चले, एकदम ऐसा नहीं जन बकलोल आता है ना जिसका कोई हद नहीं। अब बकलोलियो आती है सब 24 कैरेट की, एकदम बकलो, एकदम बकलोल आती। एगो पूछ रही थी सर केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? परसों पूछ रहे। 6 याद हो गया? अब 7वां देखते हैं। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी समन्वय बनाने की बात कही गई है। इसका मतलब धार्मिक विवाद पहले से ही होता था, तो आपसी समन्वय बनाने की बात किसमें कही गई? 7वां। 7 से 7, 7 से समन्वय। 7वां में क्या किएगा? समन्वय, समन्वय बनाने की बात कही। किसमें? धर्म में। सभी धर्मों में आपसी समन्वय बनाने की बात कही गई है, वरना धर्म में भी समन्वय नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। धार्मिक लड़ाई का कारण देखिएगा, वो अपने धर्म की अच्छाई नहीं बताएगा बल्कि दूसरे धर्म की बुराई बताएगा। आपको क्या पता रहेगा दूसरे धर्म के बारे में? तो इसलिए आप अपने धर्म की अच्छाई बताना है, बता दीजिए, और दूसरे धर्म से आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म के में आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए। आप दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहिए, किंतु बुराई नहीं करना चाहिए। आप जिस धर्म के हैं, समझ में आएगी नहीं आएगा? अब किसी को देख के लगता है ओकरे धर्म अच्छा है, ये है वो है, उससे क्या मतलब बनता है? आपके धर्म के बढ़ने ना बढ़ने से एक समाज को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपका लंगर चलने लगेगा गुरुद्वारा की तरह, नहीं ना हो सकता है। एक तो सिख लोग का ये बहुत अच्छा लगता है, गुरुद्वारा में लंगर चलते रहता है, जाइए आराम से बैठ के खाइए, मानवता वाला लगता है कि ना ये मानवता। सिख और पारसी सबसे ज्यादा दान देते हैं कौन? पारसी और सिख, ये 2 लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं। आगे बढ़ जाए तो धार्मिक समन्वय की बात किसमें कहा है? धार्मिक समन्वय किसमें कहा है? 7वें में कहा गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इतना याद हो गया? पहला बोलिए। रैंडम पूछते हैं। चौथा, धम्म महामात्र की चर्चा, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भैरी घोष के धम्म घोष, राजयुग युक्तक प्रदेशक। दक्षिण भारत की किस राज्य की चर्चा नहीं है? दक्षिण भारत की चर्चा किस अभिलेख में? दूसरा, अहिंसा। अधिकारी जब चाहे अशोक से मिल सकते हैं। किसमें? सबसे बड़ा, सबसे छोटा रुमनदेही है, वो आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, आगे देखते हैं। अब अगला आता है 8वां। देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने क्या किया था? कलिंग युद्ध। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, और उसी समय इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाते इसने धम्म यात्रा चालू किया। क्या चालू किया? धम्म यात्रा।
मतलब इंसानियत मानवता फैलाने के लिए पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म तो था नहीं कि यहाँ से बोलिए पूरी दुनिया में सुन जाएगा। तो राजा का होता था कि इस बार राजा पटना आने वाले हैं, सारे लोग भव्य तैयारी करें। कैसे मोदी जी का भाषण होता है, जगह जगह जाते हैं तो लोग सुनने आते हैं रैली। तो धम्म यात्रा मैंने समझ है क्या जी, रैली टाइप का था। पहले घोषणा होता था आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच बताइए गया चौथे वर्ष गए थे 10 और लुम्बिनी 20, और ये यात्रा चौथे वर्ष से चालू है 8वें। कलिंग युद्ध 8, धम्म यात्रा 8, किस अभिलेख में 8वां। कितना सिंपल है, नहीं समझे। 8वें वर्ष से धम्म यात्रा और 8वें अभिलेख में ही है, और 3 गो अधिकारी हैं तीसरे अभिलेख में। ये सिंपल है। 9वां में है छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध। छोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया, छोटे त्योहार पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। 10वां में कहा है धम्म का महत्व। किसका महत्व, धम्म का महत्व। धम्म का महत्व बताया गया है, धम्म का महत्व। 10वां में क्या है, धम्म का महत्व। देखिए छोटे मोटे त्योहारों को क्या कर दिया है, बैन लगा दिया गया। किसमें, 9वें में। छोटे मोटे त्योहारों को बैन लगाया गया 9वें में। लेकिन 10वें में धम्म का महत्व। धम्म का मतलब होता है मानवता, समझ, आपसी समन्वय, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना, बड़ों का आज्ञा मानना। यही सब क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। मानवता जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उसी को क्या कहता है, धम्म का। तो इसका महत्व है जीवन में हर जगह। किसका महत्व है, धम्म का। तो किसमें बोला है, 10वां में। 9वां में आप इसको याद कैसे रखें, नवरात्रि के बाद 10वीं में आता है विजयदशमी। तो बड़ा धूमधाम से क्या मनाया जाता है, विजयदशमी। तो विजयदशमी का महत्व ज्यादा है। तो 10वां में है, 10वीं में नहीं होता है विजयदशमी, 9वें है विजयदशमी। तो 10वीं का याद रखेंगे, धम्म का महत्व 10वां। उससे 9 दिन पहले नवरात्रि चलता, तो वो छोटा ही पर्व है एक तरह से आप कह सकते हैं। नवरात्रि का पवित्र बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप 10वीं के तुलना में देखेंगे तो 9 दिन का महत्व थोड़ा सा मतलब उसके तुलना में वो छोटा में आ जाता है, वो छोटा त्योहार में आ जाता है। 10वीं क्या है, बड़ा। पूरी जगह छुट्टी किसकी होती है, 10वीं की। और बाकी आप लोग को नवरात्रि में भी छुट्टी दे दिया जाता है ताकि आप लोग तैयारी वैयारी करते रहे। बहुत बड़ा त्योहार होता है। और कलकत्ता बंगाल के क्षेत्र में दुर्गा पूजा बहुत भव्य मनाया जाता है, पूरा कलकत्ता सजा दिया जाता है। और अगर देखिएगा छठ को, तो बिहार जैसा छठ कहीं नहीं होता है। जितना बिहार में छठ होता है उतना छठ वहां नहीं होता। हर जगह का कुछ स्पेसिफिक त्योहार होते हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं। डांडिया गुजरात में, उन लोग के लिए अपना है। आगे बढ़ जाए। सबसे फेमस कोलकाता, तो कोई बंगाल का होगा तो पूरा एकदम, हाँ सर कोलकाता बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़े तो छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध। धम्म का महत्व, धम्म का महत्व 11 में कहा है मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सता। मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सता, ब्राह्मणों को न सता। जो यह बताता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वो दूसरे के मामले में टांग नहीं लड़ाता था, दूसरे मामले में टांग नहीं लड़ाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये अशोक ने कैसे पता चलता है, किसने ब्राह्मणों को कहा कि न सताएं। दूसरा, बोध गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों को इसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दे दिया। इसका मतलब इसे दूसरे धर्म से कोई प्रभाव नहीं था। इसके अलावा एक और चीज, वो चाहता तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर देता कि जिसको भी मानना है बौद्ध धर्म माने। एक बार अशोक बोलता, सब लोग बौद्ध धर्म अपना लेते। एक बार तो बस उसको बोलने का जरूरत है, एक नोटिफिकेशन निकालता, पोस्टर चिपका देता, कल से सब लोग को बौद्ध धर्म अपनाना है। अगवा लिख देना, नहीं तो डैश डैश डैश, बस सब समझ जाएगा सर। अशोक को कुछ कहने की, बाकी सब ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो भाई मान लो भाई जो मुँह कह रहा है। लेकिन अशोक ने क्या कभी ऐसा किया, अशोक ने कभी इस टाइप का काम नहीं किया। सर ये ब्राह्मण था, पहले अशोक ब्राह्मण, बाद में इसने कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध। किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध। और जब अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया तभी अशोक महान बना। उससे पहले अशोक एक बस सम्राट था। अशोक क्या था, सम्राट। और बहुत बड़ा सम्राट अब इस तरह से नहीं कह सकते क्योंकि उसे बना बनाया साम्राज्य उसके दादा से मिल गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। अशोक ने तो केवल एक कलिंग को जीता था, और भी कलिंग को उससे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले धनानंद के बाप महापद्मनंद, उसने कलिंग आके मर करके आधा तो वही मिला लिया, बाकी बचे ये मिलाए थे।
तो ऐसा नहीं है कि अशोक जो थे अपने दम पर उतना किए थे, लेकिन हाँ, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसने मानवता के लिए बहुत काम किया, इसलिए उसे अशोक महान कहा जाता है। अगर योद्धा के दृष्टि से देखिएगा तो फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं था, गुलाम था, एक गुलाम मजदूर था, अब पूरा शासक बन गया। वहां तक आगे बढ़ जाए बाबू। 11वें में क्या बोला है? ब्राह्मणों को न सत। 12 में महिलाओं के लिए स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र की चर्चा 12, स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र 12 में कहा गया कि स्त्रियों की स्थिति की सुधार के लिए किसकी चर्चा है? स्त्री महामात्र। समझ आ गया कि नहीं आएगा? स्त्री जो है भाई, महिला लोग पढ़ाई कीजिए, महिलाओं का अधिकार उसी दिन मिलेगा जिस दिन विद्यालय में पुरुष और महिला की संख्या बराबर हो जाएगी। अदरवाइज में चिल्लाते रह जाइएगा लोग, कहीं ना कहीं से आप लोग का, आपका अधिकार का हनन हो ही जाएगा। आप लोग पढ़ी लिखी हैं, आपका अधिकार का कोई हनन कर लेगा? इसका मतलब ये नहीं कि लड़ लीजिए उससे। किसी भी चीज को अगर आपको, एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए, आप किसी के घर गए हैं, आप उसे प्यार से कहिए कि हमको 2 रोटी और चाहिए, वो 2 रोटी दे देगा, और कहिएगा चढ़ के 2 रोटी लेने, तो प्लेटों में जो रहेगा छीन लेगा। लेकिन आप लोग को पता नहीं कौन चीज होता है अजीब टाइप का। तो इस चीज को समझा कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? जिस तरह से लड़की घुसियाती है और कोई उसको सलाह देने लगे तो उसको खराब लगता है ना, उसी तरह लड़का को खराब लगता है जब आप अपना जबरदस्ती उससे कोई बात मनवाता है। लड़का से बहुत ये सबको सिंपल होता है, ये सबसे प्यार से कुछ बात कहिएगा ना और ज्यादा मान लेगा बात। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि नहीं हम ऐठ के मनवा ले, ये कुछ ना सुनेगा यहाँ पर। इसलिए फ्यूचर में लड़की लोग याद रखिएगा, कोई बात मनवाना है तो 2 तारीफ कर देना, कितना मेहनत करते हैं आप बस खत्म कहानी, और उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तुरंत कहेगा कुछ चाहिए का चलो अब कल तो ले गए थे शॉपिंग करने ऐसा नहीं होता है, सब समझने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज में आपकी लड़ाई हमेशा होती रहेगी, सबसे लड़ाई होती रहेगी। समझ में आ रहा है? तुम बकलवा समझे? समझ गया, ठीक है। बताइए, ब्राह्मणों को ना सताए किसमें कहा गया? आगे बढ़। रितु गुप्ता, ठीक है सर, हम पूरा फुला देंगे बबनी को देखो एकदम पूरा तुमको अगर हमरे बैच का मिल गया तो भाप जाएगा नहीं भाप जाएगा बहुत दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन हमरे बैच का अगर दोनों रहेगा सब तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। 40 लाख पार हो गया एप्लीकेशन पे लड़के सब, 40 लाख। तो दोनों में हम समझ विकसित करते हैं। अब कोई समझे तो वो अलग बात है, नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोग को समझना है, नहीं समझे तब देखो कितना अच्छा समझ गई है लड़का सबको ज्यादा समझ गए तुम। चलिए आगे देखते हैं। 13वां में इसने कलिंग युद्ध की चर्चा की। किसकी चर्चा? देखिए सबसे खतरनाक काम यही था, एकदम लास्ट में बोला है। कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें? एकदम लास्ट। 14वां में तो कुछ बोलबे नहीं किया है। उसने कहा है कि मैंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, जिसमें बहुत सारे संदेश लिखवाने की मैंने कोशिश किया है। हो सकता है कि कुछ संदेश न लिखे गए हो या कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, इसके लिए मैं नहीं लिखने वाला जिम्मेदार है। इसमें क्या गलती है? अब जैसे हमारा पीडीएफ है, हम तो उसको सारा चीज लिख के देते हैं, कभी कभी उससे गलती कर देता है, तो इसमें लिए हम नहीं, टाइपराइटर जिम्मेदार है। तो लास्ट में क्या बोला है? टाइपराइटर जिम्मेदार है। यहाँ पे किसको जिम्मेदार ठहरा दिया? लेखक को, यानी लिखने वाला लेखक को। किसे जिम्मेदार ठहरा दिया? लेखक को। तो इसका मतलब 14वां किसी काम का नहीं है, 13वें को लास्ट समझिए, लेकिन गिनती में तो 14 रखना पड़ेगा ना। कलिंग युद्ध किसमें है? लास्ट, एकदम 13, एक तरह का लास्ट ही है। और स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र, धम्म महामात्र 5, धम्म महामात्र 5, और धम्म का महत्व 10, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म का महत्व। तुम बताओ जेबरा, जेबरा बताएगा। स्त्री महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म का महत्व।
छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध, छोटे त्योहारों पे प्रतिबंध, धम्म यात्रा, आप धार्मिक आपसी समन्वय, अधिकारी जब चाहे मिल सकते हैं। राजयुग युग तक प्रदेश। बताइए, अभिलेख लिखने के लिए पत्थर चुना, अभिलेख लिखने पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स ब्रिस, अभिलेख को खोजा सबसे पहले था फैनथेलर। किसने खोजा था? फैनथेलर। पत्थर चुनार से। अशोक ने खुद को सम्राट बताया, बाबरू अभिलेख। किसमें? गुर्जरा और मास्की में अशोक, नेटूर और उदय गोलान में भी अशोक, बाकी जगहों पे देव नाम प्रियतम। अशोक के 14 शिलालेख याद हो गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? धम्म यात्रा, धम्म का महत्व, धम्म महामात्र, स्त्री महामात्र, कलिंग युद्ध, पशु चिकित्सा, पशु हत्या पर रोक, दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा, किस राज्य की चर्चा नहीं? राजयुग युग तक प्रदेशक, धम्म महामात्र, भैरी घोष के जगह धम्म घोष, अधिकारी जब चाहे मिल सकते हैं, धार्मिक आपसी समन्वय, छोटे त्योहारों पे धम्म यात्रा, धम्म का महत्व, इसमें एक गधा, एक वो इसको याद था, धम्म का महत्व 10, तब से इंतजार कर रहा था जब कब आएगा। जैसे बोले धम्म का महत्व 10, ताने फाड़ दिया चिल्ला के, एकदम इंतजार कर रहा था, अभी तक नहीं आया। आओ एकदम। जेबरा तुम बताओ, ब्राह्मणों को न सताए, ब्राह्मणों को न सताए, स्त्री महामात्र, कलिंग युद्ध, लिखने के लिए लेखक की मदद। आगे का क्लास कल।